हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मैं जनाब साहब से गुजारिश करूंगा जो साबिक बहुत कामयाब तरीन सफीर हैं, जिनके बारे में खुद उनके साबिक सदर और साबिक खजाना पता मुखर्जी ने गवाही दी थी उनकी कामयाबी की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात रखें। आप एक अजीम सहाफी हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात रखें। जनाब जी मोहम्मद साहब। मोहतरम जनाब तारिक अनवर साहब, सदर और इंडिया कौमी तंजीम, मोहतरम जनाब अनिल सलमानी साहब, कौमी तंजीम के दिल्ली के सदर मशहूर राजेश ललोटिया साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और यहाँ तशरीफ लाए हुए तमाम कौमी तंजीम के जिम्मेदारान। सबसे पहले तो मैं तारिक अनवर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कौमी तंजीम के इजलास उन्होंने आज बुलाया। पिछले 33 साल में 1986 से लेकर 2019 तक तारिक अनवर साहब ने इस तंजीम के जरिए बहुत एक्टिवली सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम करना शुरू ही नहीं किया बल्कि काम करके भी दिखाया। तारिक अनवर साहब 1980 में पहली बार पार्लियामेंट में आए थे। मैं उस वक्त एक अखबार नवीस की हैसियत से उनसे मिला। शायद मुझे ये शरफ भी हासिल है कि उनका पहला इंटरव्यू दिल्ली आने के बाद एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने ही लिया था, उनका और गुलाम नबी आजाद साहब दोनों का। और उनसे हमारी पहली मुलाकात गुलाम नबी आजाद साहब जो घर में हुई थी, उन्होंने ही मिलवाया था। मुझे याद है कि उन्होंने कहा था एक बहुत ही होनहार और बहुत मेहनत करने वाले लीडर हैं, यूथ लीडर हैं, और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही इस बात में साबित भी हुआ। तारिक अनवर साहब की पूरी सियासी जिंदगी बहुत करीब से मैंने देखा है और सीखा भी है। और मेरे जैसे उर्दू के सहाफी जो जमाने में पहले में झोला लटका के रिपोर्टिंग भी किया करते थे, मज़ामीन भी लिखा करते थे, बाद में अखबार भी चलाते रहे, जाने दरवेश बने जहाँ कहीं भी उन लोगों को जरूरत पड़ती थी। तारिक साहब मदद के लिए हमेशा खड़े रहते। ये एहसान उनका हमारी जिंदगी पर है कि आज अगर हम कुछ भी बने तो सहाफत से बने और हमारी सहाफत को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत जबरदस्त सपोर्ट जो है वो किया है। और इस एहसान में कोई बदला तो कभी नहीं उतार सकता। अल्फाज के अलावा मैं समझता हूँ उसके अलावा कोई चीज़ हमारे पास नहीं। तारिक साहब की पूरी लाइफ में मैं दो चीजें बहुत गौर से देखता हूँ। बहुत कठिन वक्त आए 1992 और उससे पहले भी कुछ ऐसे हालात बहुत से मौकों पर आए जब बहुत से लोग पटरी से उतर गए, जो अपने ख्यालात को यकजा नहीं कर पाए। और आज फिर वही जमाना है। 1992 और आज 2019 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और लेकिन उस मौके पर भी जो बैलेंस होता है लीडर के जहन में और उसकी पूरी सोच के अंदर और उसके इक़दामात के अंदर और उसके काम के अंदर, वो तारिक साहब में नजर आता है। ऐसा नहीं है और ये काम बहुत से दूसरे लोगों ने भी किया है, लेकिन तारिक साहब हमेशा नुमाया रहे। कौमी तंजीम जब उन्होंने बनाई, आप सब तो गवाह हैं, मैं तो बाहर से एक तरह से मुशाहिदा करता रहा हूं, तो उसके पीछे एक जहन था
कई लोग जो सवाल पूछते हैं कि कौमी तंजीम जो है वो लगता है सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा करके उन्हें बनाया गया है। ये बात सही है, इसी हद तक मैं मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक झंडा उठाया और इस मुल्क के अंदर ये दिखाने की कोशिश की कि ये कम्युनिटी एक जिम्मेदार कम्युनिटी है और अपनी जिम्मेदारी को इस मुल्क के कहीं बखूबी समझती है, न सिर्फ समझती है बल्कि उसके खिलाफ से बिहेव भी करती है। और आज भी अभी तकरीर तारिक साहब कर रहे थे तो मैं बड़ा गहराई से उनकी बात सुन रहा था। शायद कोई जुमला, शायद कोई एक लफ्ज उनके मुंह से ऐसा निकले जिससे लगे कि वो भी गुस्से में है, जैसे आज सारे लोग गुस्से में नजर आते हैं। इस वक्त में अपने आप में बैलेंस रखना ये लीडरशिप की क्वालिटी है और मैं इस लीडरशिप की क्वालिटी को सलाम करता हूं। लीडर तो बहुत है हमारे पास, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस करता हूं कि तारिक साहब को जो मकाम मुल्क की सियासत में मिला है वो बहुत है, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि वो उससे बहुत ज्यादा के हकदार हैं। बिहार से उनका ताल्लुक है। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। बरसदीले तस्करा जब मैं अपना अखबार में निकालता था तो अखबार निकालना तो जो शीर लाना है बहुत मुश्किल काम है, सब लोग जानते हैं जिन लोगों ने आजमाइश की है। तो एक दिन मैं बहुत परेशान हाल था और सोच रहा था अखबार बंद कर दें। तो तारिक अनवर साहब ने कहा कि ऐसा कभी सोचिएगा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि वोटियर का पर्चा जो निकालते थे युवक धारा, उसके ऊपर भी काफी बुरे वक्त आए, लेकिन मैं उसको चलाता रहा। उन्होंने बताया कि पटना के अंदर बहुत छोटे छोटे लोगों से कोशिश करके वो उसका हालात लेते थे ताकि अखबार जिंदा रह सके। और उसके बाद जब वो ये बात मुझे बता रहे थे वो खुद पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनका जो हौसला था उस हौसले ने मुझको हौसला दिया और आज मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर बना। यही नहीं बना बल्कि कई मुल्कों में जाकर के मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ये ऐसे ही लोगों से सीख कर लोग आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आया हूँ कौमी तंजीम के ताल्लुक से मैं तारिक साहब की बात कर रहा हूँ। मैं तारिक साहब की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ एहसानात मेरे ऊपर है। मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ताकि और लोगों को इससे जिला मिले और वो आगे बढ़े, उनको महसूस करें कि जो लोग सामने उनके हैं वो कहीं ऊपर से नाजिल नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल जमीन की गहराई से निकल करके आगे आए। और अगर वो आगे आ सकते हैं तो फिर आप में कौन सी कमी है जो आप ऑल इंडिया लेवल के लीडर नहीं बन सकते, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, या आप मुल्की सतह के ऊपर जाने पहचाने लीडर नहीं बन सकते, भले ही चाहे आप सोशल लीडर ही चुना। कौमी तंजीम के बारे में बहुत सारे लोगों को यह ख्याल है कि कौमी तंजीम जो है वो सियासी कोई प्लेटफॉर्म है। ऐसा कुछ कह रहे थे तो एक एनजीओ है और ये सोशल कामों के लिए है। लेकिन इस मुल्क में आज की तारीख में सबसे बड़ा सोशल काम ये है कि मुल्क में जो माहौल बन रहा है, जो इस मुल्क की असास है, जो इस मुल्क की बुनियाद है, वो खतरे में नजर आ रहा है। इसलिए सबको तशवीश है, चिंता है, और चिंता को दूर करने के लिए आपने ये अज़्म किया है। मैं तारिक साहब आपके अज़्म के साथ थे, बल्कि आपके हर प्रैक्टिकल काम के साथ, और मैं समझता हूं कि आपकी एक बड़ी मजबूत टीम है। सभी सरदानी साहब जब मैं कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था उस जमाने में दिल्ली के सदर थे और पहले से चले आ रहे थे।
ये उस जमाने में भी एक्टिव थे, आज भी एक्टिव थे। सियासी तौर पर ऊपर नीचे होना अलहदा बात है, लेकिन जिंदगी में हर वक्त काम करते रहना, जिंदा हमेशा इंसान उसी से रहता है। मुझे बहुत अफसोस है कि इस बार तारिक अनवर साहब के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वो चुनाव हार जाएंगे। मैं खुद कटिहार गया, बताना चाहता हूँ कि जब मैं तारिक साहब से मैंने कहा कि कोई फंक्शन, तो तारिक साहब का जो उस वक्त पूरा इंफॉर्मेशन थी, जो माहौल था, उसमें लगता ही नहीं था किसी की जरूरत है वहां पर मजीद किसी कैंपेन की। और वो कैसे हुआ, तारिक साहब की अपनी बहुत सारी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी हार में ईवीएम का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो चाहे खुद इसको माने या ना माने, लेकिन मैं पूरे यकीन और रसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हुए थे, कि ईवीएम अपना काम कर रहा है। ये जीत किसी फर्द वाहिद की जीत नहीं है, किसी तंजीम की जीत नहीं है, ये ईवीएम की जीत है। और हम लोग जितना जल्दी इस बात को समझ लें उतना बेहतर है, वरना आप कभी इख्तियार का मुंह नहीं देख पाएंगे और कभी सत्ता नहीं पा पाएंगे। क्योंकि यहाँ एक प्रोग्राम दिया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, कौमी तंजीम की तरफ से, और उसके अंदर कुछ अंदर बहुत सी चीजें उन्होंने दी हैं, आप सबने पढ़ी होगी, मैंने भी उसको पढ़ा अभी। मैं समझता हूँ सबके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरत आज इस बात की है, तो मैं तारिक साहब से भी कहूंगा कि आपकी क़यादत में, मैं जिस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर था, आपको याद होगा, मैंने एक बहुत छोटा सा काम किया था उस जमाने में, और वो काम ये था कि जो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे सेकुलर लीडर थे जो सही मानों में, जिनके बारे में हर आदमी की राय थी कि वो सेकुलर लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उनसे एक थिंक टैंक बनाकर के मुलाकात करना और उनको मुल्क के हालात के बारे में तशवीश जो हमारी है उससे बताना, और जो आज हालात हो रहे हैं उसके नतीजे में क्या रिएक्शंस हो सकते हैं वो समझाना, यह आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। देखिए, हम लोग इकट्ठे हुए, हमने कहा हम इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, झंडा हम उठाएंगे। हमारे झंडा उठाने से काम नहीं चल रहा, सेकुलरिज्म हमारी मजबूरी है। लेकिन अब यहाँ एक ऐसी पार्टी आ गई जिसने साबित कर दिया है कि सेकुलरिज्म उनकी मजबूरी नहीं है, वो दूसरी राह पर चल रहे हैं। लेकिन वो राह इस मुल्क को कहां लेके जाएगी, ये अब हमें होकर होकर बोलना पड़ेगा। इसलिए कि इस मुल्क के 20 करोड़ लोगों को आप साइडलाइन करके तीसरे दर्जे का और दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर रखें, और उसके साथ साथ जो दूसरे कमजोर तबकात हैं उसके ऊपर भी हमले आप करते रहें, और सेकुलरिज्म की और भाईचारे की फजा को मुकद्दर करते रहें, खराब करते रहें, ये इस मुल्क में ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इससे बहुत शदीद नुकसान होगा। वो नुकसान होगा जिसका सदियों के अंदर भी, मैं आपको बताता हूं, सदियों के अंदर भी इसकी भरपाई नहीं हो पाई। ये आज एक थिंक टैंक बनाकर कुछ 10-15 लोग इसमें इस तरह के जो इस इशू, तमाम इश्यूज के बारे में सही मानों में अपनी क्लियर कट सोच रखते हो, और उसमें जरूरी नहीं है कि तारिक अनवर साहब के साथ सिर्फ मीम अफजल या इसी नाम जैसे दूसरे लोग हो, उसमें सब लोग हो, लेकिन वो जाके उस तशवीश का इजहार करें तमाम पार्टियों से। जब पार्लियामेंट में था तो अक्सर ये होता था कि हम एक थिंक टैंक बनाकर के लोगों से मिलते थे, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से मिलते थे, उनके सरबराहों से बात करते थे,
उसका इम्पैक्ट होता था। आज आपके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। किसी पार्टी में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, इसलिए कि आपकी आवाज बंद हो गई, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है और अभी लोग आपको समझा रहे हैं खामोश रहो, अभी मौका नहीं है बोलने का। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं सड़कों पर उतरो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। मां भी बगैर रोए बच्चे के दूध नहीं पिलाती है। इसलिए ये काम करने के लिए कुछ जिम्मेदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। और तारिक साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोग नहीं आए तो गैर जिम्मेदार लोग आगे आएंगे और वो बेड़ा गर्क कर देंगे पूरे माहौल का। कुछ लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, बता दूं आपको। इसलिए सबसे पहला काम आज की तारीख में यह है कि आप स्टेट से आए, अलग अलग, मुंबई से आए, बहुत से लोग कहाँ बिहार से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, वहां भी आपको एक ठीक टाइम बनाना चाहिए और इसके लिए मशवरा करना चाहिए अपने कौमी सदस्य। 5 लोगों की कमेटी बनाइए, जो लोग वहां सेकुलर हो, सरकार में भी मौजूद हो, उनसे जाकर कम से कम बात तो कीजिए। तो भाई ऐसे कैसे मुल्क चलेगा? उसी तरह यहाँ दिल्ली के अंदर बैठ के बात करें, पटना में बैठ के बात करें, महाराष्ट्र में बैठ के बात करें, सब जगह आपको निकलना पड़ेगा और हमख्याल लोगों को अपने साथ लाना पड़ेगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे माहौल नहीं बनेगा। अभी तो माहौल में जैसा कि आपने अभी कहा कि कहीं लोग जा रहे हैं, कहीं नहीं कहा लिंचिंग हो जाए, खौफ और हिरास जरूर है, लेकिन मैं भी तारिक साहब की तरह इस बात का बिल्कुल 100% इससे मुत्तफिक हूं कि घबराने की जरूरत नहीं। जो डर गया वो मर गया। अगर आप डरेंगे तो आप मरेंगे। आप पहला हाथ मत उठाइए, लेकिन दूसरा का हाथ अगर उठता है तो उसको रोकने की जरूर कोशिश कीजिए। और साथ में अगर आपके दूसरे लोग होंगे तो आप ज्यादा मजबूत होंगे। कमजोर तबका, अभी तो आपने देखा कि पर्सनल लॉ को लेकर के जो कुछ खेल इस मुल्क में हुआ है और अभी और आगे चलेगा, लेकिन आज एक तंजीम में जो इस मुल्क में मुल्क को चलाने वाली तंजीम बनी हुई है, आजकल उन्होंने रिजर्वेशन को के ऊपर एक बार फिर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की। क्या मजाक है? उनकी आबादी जानते हैं आप कितने हैं? वो लोग कमजोर तबका जो है, उनको जब तक आप साथ लेके नहीं चलेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। इसलिए आपको उन कमजोर तबका के लीडरों से भी बात करना चाहिए और जो सेकुलर जहन के दूसरी पार्टियों के लीडर्स हैं उनसे राब्ता रखना चाहिए। लगना चाहिए कि हम कंसर्न है इस मुल्क के अंदर, और हम इसलिए कंसर्न नहीं है कि हमारा अपना मसला है, हम इसलिए कंसर्न है कि ये सारे मुल्क का मसला है। अगर मुल्क के अंदर बदमनी फैलेगी तो उससे पूरे मुल्क को नुकसान होगा। आज जो इकोनॉमी देश की खराब हो रही है, उससे सिर्फ कोई एक तबका मुतासिर नहीं है, सब लोग मुतासिर हुआ। तो मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। हालांकि मेरा इरादा नहीं था कि इतना लंबा बोलूं। जाहिर है आप लोग बहुत दूर से आए हैं और आपको यहाँ अपने ख्यालात रखने हैं। वैसे तो एक मेहमान मैं इसमें शामिल हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि तारिक साहब जहाँ खड़े होंगे हम इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। और मैं जाहिर है कि सियासत में कांग्रेस पार्टी से के साथ हूँ, उसका ऑफिशियली उसमें ऑफिशियल हूँ। तारिक साहब आए हैं तो हमारे जैसे लोगों को भी तकलीफ मिली है और जाहिर है इस तकलीफ को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसा हमको मिलकर के काम करना चाहिए।
मेरे साथ के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक साहब का एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नरवानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। राजेश ललोटिया साहब जहाँ बैठे हैं, दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान है और जिस तबके से आए हैं, ऐसे नौजवान लोगों की हमें जरूरत है। अगर वो हमारे साथ खड़े होंगे तो हमारी ताकत 4 गुना हो जाएगी। तो इस तरह के तमाम लोग जो आपकी स्टेट्स में हैं, आपके यहाँ हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपको भले ही 2 दिन लग जाए किसी एक आदमी को समझाने के लिए, लेकिन आप 2 दिन वहां लगाइए। किसी जलसे में तकरीर करने से 4 लोगों को कन्विंस करना ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसमां पर छा गया है आज अगर बादल, यही बादल तो चट्टान के निकलने की निशानी है।